हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज की क्लास में ना हम डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करने वाले हैं। एंड लास्ट क्लास में वी हैव स्टडीड मैट्रिसेस, है ना। तो मैट्रिसेस दिखती कैसे हैं, टाइप्स क्या होते हैं एंड एडिशन कैसे कराते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे कराते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे कराते हैं, है ना। ट्रांसपोज क्या होता है और अपना ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों डिटर्मिनेंट होता क्या है वो देखते हैं। तो सपोज बच्चों अपना कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। क्या है बच्चों? एन क्रॉस एन मैट्रिक्स मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो मैट्रिक्स में हम जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते थे, अब यहाँ पे दो वर्टिकल लाइंस का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? ऐसे डिनोट करते हैं, या तो डेल्टा से या ऐसे या डी टी ऑफ ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसमें खास बात यह है बच्चों, जो यहाँ पे लिखा है नीचे, कि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, बट डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू निकल के आएगी या एक्सप्रेशन निकल के आएगी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा ना कि इट इज़ अ नंबर। इट इज़ अ नंबर मतलब कुछ इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। इट इज़ अ वैल्यू, डिटर्मिनेंट हैज़ अ वैल्यू और एन एक्सप्रेशन, या तो उसकी कुछ वैल्यू ही निकल के आएगी, कांस्टेंट वैल्यू, या फिर कुछ एक्सप्रेशन भी आ सकती है, ठीक है। अगर मैंने कुछ वेरिएबल्स वगैरह लेके अगर डिटर्मिनेंट बना दिया फिर ऊपर ने उसकी वैल्यू निकाली, तो वो एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी उसकी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो सबसे खास बात तो ये है कि इसकी कुछ एक वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो अभी देखते हैं अपन। दूसरी चीज़ है, इट इज़ ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। जो डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज रिटन एज ए और दो वर्टिकल लाइन, ठीक है, मॉड ऑफ ए टाइप। तो ये तीनों पॉइंट दिमाग में रखना। चलो आगे देखते हैं। तो बच्चों डिटर्मिनेंट ओपन कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उससे पहले अपन ये दो चीज़ें जानेंगे। कौन सी सर? माइनर एंड को फैक्टर ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है। माइनर एंड को फैक्टर होते क्या है? माइनर एंड को फैक्टर क्या होते हैं? उन्हीं का यूज करके हम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों माइनर क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज एक्सप्रेस्ड एज एम आई जे एंड इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। माइनर जो है बच्चों वो क्या है? किसी भी एलिमेंट का जो ए आई जे एलिमेंट का जो माइनर होगा वो एम आई जे से डिनोट करेंगे हम, और वो मिलेगा कैसे अपन को? बाय रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम। तो अगर मुझे एम आई जे निकालना है तो मैं ith रो jth कॉलम को रिमूव कर दूंगा, जो बच्चा कुचा जो एलिमेंट्स होंगे उससे जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो हमारा माइनर हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे भाई अगर बच्चों एक आपको डिटर्मिनेंट दूं मैं, लेट्स से मैंने कुछ ए आपको एक डिटर्मिनेंट दिया बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने आपको एक 3/3 का एक डिटर्मिनेंट दे दिया, ठीक है। 3/3 का मैंने आपको एक डिटर्मिनेंट दिया, क्लियर। अब इसमें बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड M12, M12 का क्या मतलब हुआ सर? M12 का ये मतलब हुआ कि A12 का माइनर फाइंड करना है, ठीक है। तो A12 कौन सी पोजीशन है बच्चों? पहली रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब दिस इज अवर A12। तो मुझे इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है। तो बच्चों कैसे फाइंड करेंगे A12 निकालने के लिए? A12 फाइंड करने के लिए M12 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? ith रो मतलब पहली रो और दूसरी कॉलम को रिमूव कर देंगे। मतलब जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट प्रेजेंट है ना, आप उसको इग्नोर कर दो। तो जैसे ही आप ऐसे करोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि आप जैसे ही इस वाली कॉलम को, इस वाली रो को हटाओगे, इग्नोर करोगे, इस वाले कॉलम को, सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो को इग्नोर करोगे, तो आपके पास ये चार एलिमेंट्स बचेंगे, 4 5 7 9। क्या बचेंगे बच्चों? 4 5
7 9, 4 5 7 9। समझ आए? तो एक 2x2 की मैट्रिक्स निकल के आई, 2x2 का एक डिटर्मिनेंट अपन को मिला। ठीक है, अब हमेशा याद रखना है 2x2 का डिटर्मिनेंट अपन ओपन कैसे करेंगे बच्चों? इसका इससे मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका इससे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास कोई एक 2x2 का डिटर्मिनेंट है a1 a2 a3 a4, अगर आपके पास 2x2 का डिटर्मिनेंट है, मुझे अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, तो वो कितनी हो जाएगी? a1 का a4 से मल्टीप्लाई कराओ, a1 a4 बीच में माइनस लगाओ, फिर a3 का a2 से मल्टीप्लाई कराओ, माइनस a3 a2। ठीक है बच्चों, तो एक 2x2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको ऐसे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अपन को 2x2 का डिटर्मिनेंट मिला, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 × 9 माइनस 7 × 5, कितना हो गया ये? 36 माइनस 35 मतलब 1। तो यहाँ पे बच्चों M12 कितना आ गया? 1, मतलब माइनर ऑफ A12 इज 1, माइनर ऑफ A12 इज 1। बात समझ आई बच्चों? अगर ऐसे ही मैं आपसे बोलूं M23 फाइंड करके, M23, तो मैं क्या करूंगा? दूसरी रो तीसरी कॉलम को इग्नोर मार दो, तो M23 वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? ये, दिस इज अवर A23। तो A23 का माइनर फाइंड करना है हमें M23। तो A23 का माइनर क्या हो जाएगा? आप सेकंड रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करो, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करोगे बच्चों, तो हमें कौन सा डिटरमिनेंट मिलेगा? सेकंड रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करो तो 1279 मिलने वाला, 1278 मिलने वाला है, 1278। तो मैंने क्या किया बच्चों? सेकंड रो थर्ड कॉलम को इग्नोर किया, तो 1278, ये चार एलिमेंट्स, तो एक 2x2 का डिटरमिनेंट मिलेगा। इसमें फिर से इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसका इसके साथ, तो कितना आएगा बच्चों? 1 × 8 माइनस 7 × 2, तो ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस 14 मतलब -6। तो M23 मतलब माइनर ऑफ A23 की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों? -6। क्लियर है क्या? आई होप अब क्लियर हो रही होंगी चीजें, है ना? अगर एक और मैं आपसे बोलूं कि एक मुझे M32 भी निकाल के दो, M32 क्या होगा बच्चों? माइनर ऑफ A32। A32 कौन सा एलिमेंट है? ये अपना A32 है ना, मुझे इसका माइनर चाहिए। तो ये जिस भी रो जिस भी कॉलम में प्रेजेंट है उसको इग्नोर मार दो, मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम को इग्नोर मार दो, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर मार दो, तो 1 3 4 6 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? 1 1 3 4 6। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 1 × 6 माइनस 4 × 3, तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 12 मतलब -6। तो बच्चों माइनर ऑफ A32 क्या आ गया? -6, है ना? या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि M32 की वैल्यू क्या आ गई? -6। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि माइनर निकालना कैसे है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, कोफैक्टर समझते हैं। कोफैक्टर क्या होता है बच्चों? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij is expressed as Cij and is calculated as -1 की पावर I plus j into Mij। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी किसी भी एलिमेंट का अगर आपको कोफैक्टर निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके माइनर में -1 की पावर I plus j से मल्टीप्लाई करा दो बस। ठीक है, उसके माइनर में -1 की पावर I plus j से मल्टीप्लाई करा दो, वो उसका क्या हो जाएगा बच्चों? कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? कोफैक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी में ले रहा हूं मैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी में ले रहा हूं, ये तीनों अपन ने माइनर निकाले ना, अब इन्हीं तीनों के कोफैक्टर निकालते हैं। C12 अगर मैं आपसे पूछूं C12, तो यहाँ पे I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू बच्चों 2 है, तो C12 जो होगा बच्चों वो क्या होगा? -1 की पावर 1 + 2 M12। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा आपका? -1 की पावर 3 मतलब माइनस रह जाएगा, और M12 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 है, तो C12 कितना आ गया? C12 कितना आ गया बच्चों? -1। क्लियर हुआ? M23 दिया हुआ है तो C23 निकालते हैं अपन। C23 क्या हो जाएगा बच्चों? -1 की पावर 2 + 3, C23 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 + 3 M23।
तो -1 की पावर 5 हो गया, जो कि -1 देगा आपको, तो -1 माइनस आ जाएगा बाहर, और M23 की वैल्यू -6 है बच्चों, तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा 6 फाइनल। ऐसे ही अगर मैं MC32 पूछूं, M32 दिया हुआ है, C32 पूछूं तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2 M32, तो -1 की पावर 5, तो फिर से एक माइनस मिलेगा, और M32 की वैल्यू -6 है बच्चों, तो यहां पे भी आपका 6 ही मिलेगा, तो यहां पे भी बच्चों आपको 6 ही मिलेगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि माइनर से कोफैक्टर निकालना कैसे है ना। जस्ट आपको उसके माइनर में क्या कर देना है बच्चों, -1 की पावर I + J से मल्टीप्लाई करा देना है, दैट्स इट, है ना। तो वो उस एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों इतना? ये दो टर्म्स क्लियर है क्या आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माइनर और कोफैक्टर, ठीक है। आई होप आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि माइनर कैसे निकालना है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। अब आगे चलते हैं, हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट। हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट, सर हमने माइनर एंड कोफैक्टर तो पढ़ लिया, अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना कैसे वो बताओ। चलो देखते हैं। तो इसमें देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार। द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम with the corresponding cofactors is equal to the value of the determinant। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, समझो, अगर मैं आपको कोई एक मैट्रिक्स दूं बच्चों, लेट्स से जनरल मैट्रिक्स लेते हैं कोई, A11 A12 A13 A21 A22 A23, जनरली बच्चों 3x3 की ही मैट्रिक्स तुम्हें मिलेंगी, है ना, मोस्टली, ठीक है, क्योंकि हायर डिग्री ऑर्डर में नहीं जाते हैं उतना, है ना, क्योंकि फिर वो थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ जाती है, तो मोस्टली तुम्हें क्वेश्चंस में 3x3 ऑर्डर की ही मिलेगी मैट्रिक्स। तो आपका ये जनरल मैट्रिक्स अपन कंसीडर करते हैं यहाँ पे 3x3, मान लो बच्चों मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर की A 3x3 की, ठीक है। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों? डिटर्मिनेंट ऑफ A। मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करना है, ठीक है, मैट्रिक्स A का मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो बच्चों ये लाइन क्या बोल रही है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराओ और उनको ऐड कर दो, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप किसी भी एक रो या फिर आप किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सारे ऐड कर दो, है ना। क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि मैं डेल्टा को क्या लिख सकता हूं फॉर दिस मैट्रिक्स, मैं डेल्टा को क्या लिख सकता हूं बच्चों, लेट्स से मैं पहली रो को ले रहा हूं, ठीक है, मैं पहली रो का यूज करके डिटर्मिनेंट खोल रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं पहली रो को यूज करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, C11 A11 प्लस C12 A12 प्लस C13 A13, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। बात समझ आई? ये जो स्टेटमेंट है ना वो ये बोल रहे हैं, ठीक है, आप कोई और कॉलम भी ले आप और कोई रो भी ले सकते हो। लेट्स से मुझे तीसरी रो का यूज करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, C31, मतलब आप एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराओ, तो A31 C31 प्लस A32 C32 प्लस A33 C33, ये वैल्यू भी सेम ही निकल के आएगी बच्चों, ये डिफरेंट वैल्यू निकल के नहीं आएगी, ये वैल्यू सेम ही निकल के आएगी, ठीक है। आप किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे बच्चों, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही मिलेगी। ये देखो, ये मैंने आपको रो 1 का यूज करके बताया, ये रो 3 का यूज करके बताया, आप बच्चों कॉलम का भी यूज कर सकते हो। कैसे सर? आप कोई भी एक कॉलम ले लो, लेट्स से मैं कॉलम 2 के अबाउट खोल रहा हूं, तो कॉलम 2 के अबाउट अगर कॉलम 2 का यूज करके आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, उसके एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो A12 को C12 से मल्टीप्लाई करा दो, A22 को C22 से मल्टीप्लाई करा दो, और A32 को बच्चों C32 से मल्टीप्लाई करा दो और इनको ऐड कर दो, दैट्स इट। तो बच्चों ये तीनों वैल्यू ना डेल्टा 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 मतलब तीनों सेम ही निकल के आएंगे। बात समझ आ रही है?
जो कि इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब ऐसे देखो बच्चों, जैसे पहली रो के अबाउट था, मैं अपना अपना अगर मैं पर्सनल वो बोलूं तो मैं हमेशा पहली रो के अबाउट ही खोलता हूं मोस्टली। ठीक है, मोस्टली मैं पहली रो के अबाउट ही खोलता हूं। ठीक है, तो जैसे ये है, इसको मैं अगर बच्चों और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा को C11 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, A11 को एज इट इज रहने दो, C11 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, माइनस 1 की पावर I प्लस जे A11 और आपका M11 आ जाएगा। बात समझ आई? A11 तो एज इट इज है, C11 को हमने लिख लिया -1 की पावर I प्लस जे, मतलब I प्लस जे मतलब 1 1 लिख लो, 1 + 1। तो C11 को बच्चों हमने क्या लिख लिया, -1 की पावर 1 + 1 M11। ठीक है, C12 को आप क्या लिख सकते हो, -1 की पावर -1 की पावर बच्चों बताओ जल्दी, -1 की पावर क्या लिखना है अपन को, 1 2 ना, तो 1 + 2 एंड M12 ना, प्लस -1 की पावर तीसरा क्या है बच्चों, 1 3, तो 1 + 3 और यहाँ पे अपना वो भी रहेगा A12 M12, फिर -1 की पावर 1 + 3 A13 M13, ऐसे भी लिख सकते हो माइनर के टर्म में। समझा कि नहीं? है ना? तो ये बच्चों फाइनल क्या निकल के आ रहा है, देखो ये जरा क्या निकल के आ रहा है, -1 की पावर 1 + 1, तो ये तो इवन पावर होगी तो 1 ही मिलेगा, तो A11 M11, फिर यहाँ पे माइनस आएगा A12 M12, फिर यहाँ पे फिर प्लस आएगा तो A13 M13। ठीक है, तो अगर मुझे पहली रो के अबाउट खोलना है तो मैं ऐसे खोल दूंगा, A11 M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा, है ना, कि आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का यूज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये अपन ने अभी डेफिनेशन के फॉर्म में देख लिया, अब रियल एग्जांपल लेते हैं कि कैसे उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे ये है बच्चों, अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अपन इसको थोड़ी एक रो एक कॉलम के अबाउट इसको खोल के देखेंगे और देखेंगे दोनों वैल्यू सेम ही आएंगी। ठीक है बच्चों, लेट्स से मैं पहला केस ले रहा हूं बच्चों, ओपनिंग, मैं अपने डिटर्मिनेंट ओपन कर रहा हूं अबाउट रो 1। लेट्स से पहले मैं बच्चों रो 1 के अबाउट ओपन कर रहा हूं। ठीक है, तो रो 1 के अबाउट ओपन कर रहे हो तो बच्चों इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या लिखोगे आप, डेल्टा की वैल्यू क्या लिखोगे बच्चों, A11 ये आपका A11 है, ये आपका A22 है, A12 है, ये आपका A13 है, तो क्या लिखोगे बच्चों, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, या A11 M11 माइनस A12 M12 और आपका प्लस A13 M13, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे माइनस क्यों आया बच्चों, वो -1 की पावर I प्लस जे की वजह से, क्योंकि कोफैक्टर को हमने माइनर के टर्म में लिख दिया। बात समझे, यहाँ पे बच्चों I प्लस जे आपका इवन है, इसलिए -1 की पावर इवन रहेगा तो वो 1 ही देगा, तो उससे साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी आपकी 1 + 3 की वैल्यू इवन है, इसलिए वो 1 ही आएगा, बट यहाँ पे 1 + 2 जो आपका ऑड हो गया है, तो -1 की पावर 3 आपको -1 निकाल के देगा, तो जब कोफैक्टर को माइनर में कन्वर्ट करोगे तो एक माइनस भी आ जाएगा साथ में। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं, इस डेल्टा को बच्चों देखो जरा, A11 क्या है अपना 1, और M11 क्या हो जाएगा बच्चों, M11 क्या हो जाएगा, M11 विल बी, आप पहली रो पहली कॉलम को इग्नोर कर दो, पहली रो पहली कॉलम को इग्नोर कर दो तो 3010 ये वाला डिटरमिनेंट मिलेगा ना आपको, 3010, दिस इज योर M11 माइनस M12 A12 कितना है 2, M12 क्या हो जाएगा बच्चों, आप इस वाले रो को M12 विल भी, आप पहली रो और दूसरे कॉलम को इग्नोर कर दो, पहली रो दूसरे कॉलम को इग्नोर करोगे तो आपको मिलेगा -1040 -1040, आप पहली रो और दूसरे कॉलम को इग्नोर कर दो तो आपको -1040 ये मिलेगा।
प्लस A13 क्या हो जाएगा बच्चों 4, A13 4 हो गया, और M13 क्या हो जाएगा, आप पहली रो और तीसरे कॉलम को इग्नोर कर दो, पहली रो और तीसरे कॉलम को इग्नोर कर दो तो मिलेगा आपको -1 3 और 4 और 1, ये निकल के आएगा। इसकी वैल्यू अगर हमने निकाल दी तो डेल्टा आ जाएगा, निकाल देते हैं। डेल्टा क्या लिख देंगे बच्चों, 1 तो एज इट इज रहेगा। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, बहुत बढ़िया, -2 एज इट इज। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0, बहुत बढ़िया, प्लस 4 टाइम्स -1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3। तो बच्चों देखो ये आपका 0 हो गया टोटल, ये भी आपका 0 हो गया, 0 माइनस 0, ये देखो कितना आ रहा है फाइनल, फाइनल डेल्टा कितना निकल के आ रहा है 4 टाइम्स -1 -12 ना, तो कितना हो गया -1 -12 -13 और -13 -52। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -52। ये हमने किसके अबाउट खोला अभी, पहली रो के अबाउट, है ना। लेट से मैं आपको पहले कॉलम के अबाउट खोल के बताता हूँ, ठीक है। किसके अबाउट बच्चों, पहले कॉलम के अबाउट। हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी डिटर्मिनेंट खोलो ना, आप उसी रो के अबाउट खोलो जिसमें, उसी रो या उसी कॉलम के अबाउट खोलो जिसमें जीरोस ज़्यादा है, नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा है, उससे इजी हो जाता है, क्योंकि आपकी वैल्यू, एलिमेंट की वैल्यू ही जीरो हो जाती है, तो उसमें देखना ही नहीं पड़ता आगे उसके माइनर को, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होकर जीरो ही आएगा। तो हमेशा उस रो, उस कॉलम के अबाउट खोलो जिसमें आपके नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ना, तो नंबर ऑफ जीरोस आपको कॉलम 3 में सबसे ज़्यादा दिख रहे होंगे, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, दूसरा केस आपको मैं कॉलम 3 के अबाउट खोल के बताता हूँ। किसके अबाउट, कॉलम 3 के अबाउट, ठीक है। ओपनिंग अबाउट कॉलम 3। केस 2 क्या ले रहा हूँ बच्चों, मैं इस डिटरमिनेंट को ओपन कर रहा हूँ, ओपनिंग अबाउट कॉलम 3, ठीक है, ओपनिंग अबाउट कॉलम 3। तो कॉलम 3 में बच्चों इसकी पोजीशन क्या है, A13, इसकी पोजीशन क्या है बच्चों, A23, और इसकी पोजीशन क्या है बच्चों, A33। तो आप डिटरमिनेंट क्या लिख दोगे बच्चों इस वाले केस में, इस वाले केस में आप डिटरमिनेंट क्या लिख दोगे बच्चों, बताओ जल्दी। उनके एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दो, मतलब A13 C13 प्लस A23 C23 प्लस A33 C33, ये आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसको माइनर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आप डेल्टा को लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे देखो I प्लस जे की वैल्यू क्या है, इवन है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा साइन में, A13 M13 ही रहेगा। यहाँ पे 2 + 3 5 ऑड हो गया ना, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, A23 M23, और 3 + 3 आपका 6 है, इवन है, तो कोई फर्क नहीं आएगा साइन में। तो ये अपन ने क्या किया बच्चों, माइनर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब वैल्यू डाल देते हैं, तो डेल्टा की वैल्यू देखो, अब A13 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है। M13 क्या हो जाएगा, आप पहली रो तीसरे कॉलम को इग्नोर मारो, पहली रो तीसरे कॉलम को इग्नोर मारो, तो क्या मिलेगा अपन को, ये 4 एलिमेंट्स मिलेंगे बच्चों, -1 3 4 और 1, ये क्लियर है। माइनस A23 की वैल्यू बच्चों 0 है, इसलिए बोल रहा था, क्योंकि अब कुछ भी हो इधर माइनर तो कुछ भी निकल गया, 0 तो मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना अपन, इसलिए ये इजी होता है हमेशा कि इन दोनों के अबाउट फिर हमें देखना ही नहीं पड़ेगा, जो ये आंसर वही आंसर, बात खत्म। तो बट मैं लिख के बता रहा हूँ पूरा, तो 0 लिख लिया। अब M23 क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरी रो और तीसरे कॉलम को इग्नोर मारो, तो आपको मिलेगा 1 2 4 और 1, ये M23 हो गया, प्लस 0, क्योंकि A33 भी 0 है, तो 0 आप तीसरे रो और तीसरे कॉलम को इग्नोर मारो, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, 1 2 -1 3, ये आपका M33 हो गया। क्या हो गया आपका, M33 हो गया। इसको अपन फर्दर ओपन करेंगे बच्चों, क्या मिलेगा, 4 टाइम्स, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 इंटू -1 -4 इंटू 3 -0 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा आपका, 1 इंटू 1 -4 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 0 टाइम्स 1 इंटू 3 -1 इंटू 2, ठीक है। तो हमें दिख रहा है बच्चों ये कुछ भी आए, ये तो आपकी टोटल 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो आपका 0 ही हो गया, और ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, डेल्टा इज इक्वल टू, ये आपका 12 -13 -52, सेम ही निकल के आई। तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अबाउट खोलो बच्चों, किसी भी रो किसी भी एक कॉलम के अबाउट खोलो, आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चों सेम ही मिलेगी, है ना। तो यहाँ से भी अपन को -52 ही निकल के आया।
तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट आपको एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा, इजी है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ी सा अपन देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों कि इसको मैंने आपको रो 1 के अबाउट खोल के बता दिया, आपको मैंने कॉलम 3 के अबाउट खोल के बता दिया। इसमें मुझे कॉलम 1 में 1 1 1 दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ कॉलम 1 के अबाउट ही खोल देता हूँ। ठीक है, तो जैसे एक और आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ओपनिंग डिटर्मिनेंट अबाउट कॉलम 1, पहले कॉलम के अबाउट खोल रहा हूँ। तो बच्चों इसकी इस पोजीशन का नाम क्या हो जाएगा A11, इस पोजीशन का नाम क्या हो जाएगा बच्चों A21, इस पोजीशन का नाम क्या हो जाएगा बच्चों A31, पहले कॉलम के अबाउट खोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों डेल्टा, जिसको मुझे 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले डेल्टा निकाल लेते हैं। क्या लिखोगे बच्चों A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31। क्लियर है ये, माइनर में कन्वर्ट कर लो। तो डेल्टा को आप क्या लिख सकते हो A11, तो आपका 1 + 1 अभी इवन है, तो साइन का कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे A21 ऑड हो गया बच्चों, तो ये आपका नेगेटिव में खुल जाएगा और ये आपका फिर से पॉजिटिव साइन के साथ ही आ जाएगा। ये क्लियर। अब रख लेते हैं वैल्यूज। A11 की वैल्यू क्या है बच्चों 1 है। M11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप पहली रो और पहले कॉलम को इग्नोर मारो तो आपको मिलेगा -2 5 2x और 5x² माइनस A21 की वैल्यू भी 1 है। M21 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आप दूसरी रो पहले कॉलम को इग्नोर मारो, दूसरी रो पहले कॉलम को इग्नोर मारो तो आपको मिलेगा 420 और 2x 5x², ये डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा। ठीक है, प्लस A31 की वैल्यू क्या है 1 है और M31 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तीसरी कॉलम पहले तीसरी रो पहले कॉलम को इग्नोर मारो तो आपको मिलेगा 420 और -2 और 5, ये आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों अपन। डेल्टा क्या हो जाएगा आपका 1, ये आपको इसमें मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा -10x² माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 10x, बहुत बढ़िया, माइनस अब इधर मल्टीप्लाई होगा बच्चों कितना आएगा 20x², अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा बच्चों 40x, बहुत बढ़िया, +1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा बच्चों 20 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों कितना आएगा -40, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको अपन फर्दर यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अपना डेल्टा कितना आ गया -10x² -10x -20x² +40x और ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों 20 माइनस -40 मतलब 20 + 40 = 60, तो प्लस का 60, ये आपका डेल्टा आ गया है ना। इसको हमें क्या करना है बच्चों 0 के बराबर रखना है, तो रख दो 0, तो 0 = -10x² -20² बच्चों -30x² हो गया, +40x -10x तो आपका +30x हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और +60 और तो कुछ है नहीं, सही है। तो बच्चों इसमें से आप -30 कॉमन ले लो या आप -30 से डिवाइड करा दो, तो आपको फाइनल इक्वेशन देखो क्या मिलेगी, x² -30 से डिवाइड कराओगे तो -x -30 से डिवाइड कराओगे बच्चों तो आपको -2 = 0, ये इक्वेशन निकल के आएगी, है ना। मतलब इसमें से -30 कॉमन ले लो तो आपको ये मिलेगा कि भाई इसकी वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं अपन, तो x² -2x + x -2 = 0, तो आपको क्या हो जाएगा बच्चों ये x -2 + 1 x -2 = 0। तो ये फैक्टराइज कैसे हो गया बच्चों x + 1 और x -2 = 0, तो x की कितनी वैल्यूज निकल के आई बच्चों -1 और 2, तो ये x की दो वैल्यूज निकल के आ रही हैं इस डिटर्मिनेंट को 0 करने पर, -1 और 2।
तो -1 and 2, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो इक्वेशन थी है ना, उन्होंने इक्वेशन को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया, तो मैंने क्या बोला था बच्चों, डिटर्मिनेंट किया तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी, जैसे अपने लास्ट एग्जांपल में इसके पहले वाले -52, या फिर कुछ एक्सप्रेशन भी आ सकती है, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट की क्या एक्सप्रेशन निकल के आई, ये चीज। अब उन्होंने बोला इसको 0 रख दो, इसके रूट्स चाहिए तो इसको मैं 0 रख दूंगा। बात समझ आई बच्चों? तो x की वैल्यू -1 and 2। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मैंने यहाँ पे देखो बच्चों आपको कॉलम 1 के अबाउट भी खोल के बता दिया, ठीक है। तो आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली अपना रो 1 के अबाउट ही खोलता हूँ मोस्टली। कुछ अलग स्पेशल केस आ गया कि कुछ नंबर ऑफ जीरोस किसी दूसरी रो या कॉलम में प्रेजेंट है तो उसके अबाउट खोल दूंगा, अदरवाइज मैं पहली रो के अबाउट ही खोलता हूँ। चलो आगे देखते हैं। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, द स्केलर और कांस्टेंट गेट्स मल्टीप्लाइड इन एनी वन रो और कॉलम। मतलब आप डिटर्मिनेंट में अगर कुछ भी एक स्केलर का मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। देखो वो आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू से भी देख सकते हो, क्योंकि आप डिटर्मिनेंट को क्या लिखते हो, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अबाउट ही खोलते हो ना। तो अगर उसमें आप उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में आप कुछ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कराओगे तो वो उन सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिस भी रो जिस भी कॉलम के अबाउट आपने ओपन किया होगा। तो उसी का यूज करके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आप कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई कराओगे तो वो किसी रो या किसी कॉलम में जाके मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कोई डेल्टा दिया हुआ है बच्चों डिटर्मिनेंट, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे मान लो, ठीक है। 3/3 का ले लिया। मैं आपसे 2 डेल्टा पूछूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 2 डेल्टा, ठीक है। तो आप बेसिकली बच्चों 2 को आप किसी भी एक रो किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई करा सकते हो एक्चुअली, है ना। आप किसी भी एक रो में या फिर किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं इसकी वैल्यू लेट से मैंने पहली रो में मल्टीप्लाई करा दिया तो 2 4 6, बाकी दो रोज को एज इट इज रखो, है ना। या मैं किसी दूसरी रो में भी मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। लेट से मैं दूसरी रो में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो 1 2 3 मैंने एज इट इज रखा बच्चों। दूसरी रो में मल्टीप्लाई कराओ 8 10 12 हो जाएगा, और बाकी तीसरी रो को भी एज इट इज रखो। तो इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही आएगी, है ना। इवन आप किसी एक कॉलम में भी मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो इसी की वैल्यू में एक कॉलम में मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। लेट से बच्चों मैं दूसरी कॉलम में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो पहली दो कॉलम्स को एज इट इज रखो, दूसरी कॉलम में आप मल्टीप्लाई करा दो तो 4 10 और 16, और तीसरी कॉलम को भी आप एज इट इज रखो। किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन तीनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू बच्चों सेम ही आएगी, है ना। मैं आपको फाइंड करके भी बताता हूँ। देखो इस वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो पहले। तो इस वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू में पहली रो के अबाउट निकाल रहा हूँ, तो 2 को मैं इग्नोर कर दो, 2 वाली रो और कॉलम को इग्नोर कर दो तो आपको 5 6 और 8 9 मिलेगा। मल्टीप्लाई करके मैं सीधा लिख रहा हूँ बच्चों 45, ठीक है। ऐसे आपको धीरे धीरे हैबिट आ जाएगी डायरेक्ट लिखने की, बार बार वो माइनर वो सब ऐसे नहीं, दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाएगी कि इस रो को हटाए इस कॉलम को हटाए तो एलिमेंट्स बचेंगे, इनको ऐसे मल्टीप्लाई कराया माइनस दिस, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे। तो 9 45 माइनस 48 फिर -4, ठीक है। हमेशा याद रखना कि दूसरे एलिमेंट पे माइनस आता है, पहले और आखिरी पे नहीं आता। तो दूसरे एलिमेंट में माइनस आ गया तो -4, इसको हटाओ तो 36 माइनस 42 प्लस 6 कितना आएगा बच्चों? 32 माइनस 35, 32 माइनस 35। देखो ये कितना आ रहा है, 2 टाइम्स -3 -4 टाइम्स, ये कितना हो गया बच्चों अपना 4 2 6, तो -6 प्लस 6 टाइम्स -3, तो टोटल कितना हो रहा है बच्चों -6 प्लस 10 और सॉरी -6 प्लस 24 माइनस 18, तो 18 और 6 कितना हो गया आपका 24, तो ये आपका 0 आ गया। मतलब बच्चों इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बच्चों 0 आई, इसकी फाइंड करते हैं, इसकी भी 0 आनी चाहिए, है ना। पहली रो के अबाउट खोल दो बच्चों 1, ये हटाए ये कितना 90 माइनस 96, ठीक है, -2, ये आपका 9 8 जा 72 माइनस 12 7 जा 84 ना, प्लस 3 के साथ क्या आएगा
ये हटाए ये हटाए, 8 8 जा 64 माइनस 70, 64 माइनस 70 ये आ रहा है। देखते हैं कितना आ रहा है, -6 और ये आपका -2 टाइम्स 72 माइनस 84 कितना हो गया अपना 8 4 12 -12 ना, प्लस 3 टाइम्स 64 माइनस 70 कितना हो गया -6। तो ये देखो बच्चों कितना आ रहा है -6 प्लस 24 माइनस 18 कितना है 0। आया कि नहीं, सेम वैल्यू आई कि नहीं, है ना। इसकी भी वैल्यू बच्चों 0 ही आएगी। देखो मैं बताता हूँ आपको वेरीफाई करके। 1 के अबाउट खोलो, 1 के अबाउट खोलोगे तो 90 माइनस 96, ठीक है, -4 तो 36 माइनस 42 एंड प्लस 3 के साथ देखो क्या आएगा 16 चौको 64 माइनस 70। तो ये देखो कितना आ रहा है -6 -4 टाइम्स ये कितना होता है बच्चों 4 2 6 -6 और प्लस 3 टाइम्स -6। देखो फिर से 0 आ रहे हैं, ठीक है। इसी का मतलब मैंने वेरीफाई कर आपको करके बता दिया कि जो भी आप इसके लिए मल्टीप्लाई करा रहे हो वो आप किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है। इसका उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा का क्या मतलब है सर, उल्टा का ये मतलब है कि इसमें आपको दिख रहा है कि इस वाली रो से एक 2 कॉमन ले सकते हो आप, है ना। इस डिटर्मिनेंट में इस वाली रो से आपको एक 2 का फैक्टर कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा। जैसे मल्टीप्लाई कराया है वैसे बाहर भी तो ले सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। बात समझ आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 5 5 15 20, ठीक है। ऐसा कोई एक डिटर्मिनेंट दिया है तो आप बोलोगे सर एक काम करो, इस रो से मुझे 2 कॉमन बाहर आता हुआ दिख रहा है, तो मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूँ बच्चों 2 बाहर ले लो और इसमें से 1 2 3 ऐसे लिख लो, 8 10 5 और 5 15 20 को एज इट इज रहने दो। तो मैंने 2 इस वाली रो में से बाहर ले लिया, है ना, क्योंकि कॉमन आ रहा था। फिर बोलोगे सर ऐसे तो रो 3 से भी 5 कॉमन ले सकते हो, ले लो। तो 2 एज इट इज, एक 5 भी बाहर आ गया तो 2 इंटू 5 हो गया बच्चों। अब क्या डिटर्मिनेंट बचेगा 1 2 3 8 10 5 और यहां से 5 कॉमन लिया तो 1 3 4, दैट्स इट, सिंपलीफाई हो गया, है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों वो इसके बराबर होगी, किसके बराबर 10 टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट 1 2 3 8 10 5 1 3 4, है ना। ये कब काम में आता है आपको सिंपलीफाई करने के लिए, अगर आपको नंबर्स बड़े हैं ना, बड़े दिए हुए हैं नंबर्स, तो आप उसको डायरेक्टली ओपन करने की बजाय पहले उसमें से अगर कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है 2 3 5 जो भी आ रहा है, जिससे थोड़ी नंबर्स की वैल्यू कम हो जाए, आप उसको कॉमन लेके छोटी डिटर्मिनेंट में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों, समझ आया कि नहीं। तो ये सिंप्लीफिकेशन के लिए हेल्प होती है इसमें, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया मैं क्या बोलना चाहता था, कि आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो अंदर भी जा सकता है और फिर आप डिटर्मिनेंट में अगर कुछ बाहर आ रहा है कोई स्केलर तो आप उसको बाहर भी ले सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। ये देखो ये कोई डिटर्मिनेंट दिया है एंड हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोली है, ठीक है। तो इसमें एक तो चीज़ है कि आप इसको डायरेक्टली ओपन कर दो, है ना, कि सर मैं तो इसको डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ, है ना। दूसरी चीज़ क्या है बच्चों, आप कुछ अगर कॉमन वगैरह आ रहा है तो उसको पहले लेके आप थोड़ी सा छोटा बना लो। तो इसमें से आपको दिख रहा होगा कि इस वाले कॉलम में से आपको m बाहर आ जाएगा, तो इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों m टाइम्स a1 a2 a3 a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो मैंने दूसरे कॉलम में से बच्चों m को क्या ले लिया, बाहर ले लिया, है ना, सिंपल था। अब दूसरी रो कॉलम में से मैंने m को बाहर ले लिया, अब खोल दो, है ना। तो मैं पहली रो के अबाउट खोलता हूँ, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, m तो बाहर रहने दो, m को बाहर रहने दो, पहली रो के अबाउट खोल रहा हूँ बच्चों। तो a1 के साथ देखो क्या आएगा, a1 के साथ देखो क्या आएगा a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस a1, दूसरा वाला भी a1 ही है तो इसके अबाउट क्या आएगा, इसको इग्नोर करो तो आएगा a2 b3 माइनस a3 b2, अच्छा ये तो सेम ही आ रहा है, प्लस b1 के साथ देखो क्या आएगा बच्चों a3 a2 a3 माइनस a3 a2, अच्छा जी
तो ये आपका ये जीरो नहीं, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस माइनस दिस, ये दोनों चीज़ें सेम ही लिखी हुई हैं, तो आपका जीरो हो गया, और ये चीज़ आपकी जीरो हो गई, तो जीरो इंटू वी वन विल बी जीरो इंटू वी वन विल बी जीरो। तो बच्चों इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, तो आंसर विल बी जीरो। ठीक है, यही चीज़ आप एम लेके भी करते तब भी आती, बट एम लेके थोड़ी सा बड़ा एक्सप्रेशन टाइप का देखता। तो अगर कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है तो आप डिटर्मिनेंट को पहले खोलने की बजाय उस फैक्टर को कॉमन ले लो, कोई स्केलर अगर कॉमन आ रहा है तो। दूसरी चीज़ बच्चों, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपन पढ़ने वाले हैं, जिसको अगर आपको पता होगा उस प्रॉपर्टी का, तो आप डायरेक्टली इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो कर दोगे, है ना। अभी आगे अपन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, है ना, कि आप डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो। ठीक है, मैं बता दूंगा उस टाइम पे। चलो आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको अच्छे से दिमाग में रखना। ठीक है, अच्छे से समझते चलना। पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, डिटर्मिनेंट इज जीरो इफ एनी रो और कॉलम इज जीरो। जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अबाउट खोलो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो सेम ही मिलती है। तो मैं उसी रो या उसी कॉलम के अबाउट खोल दूंगा जिसमें पूरी रो या कॉलम ही जीरो हो गई। तो अगर सारे एलिमेंट्स की वैल्यू ही जीरो हो गई, बोर्ड के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही तो देगा एडिशन में। ठीक है, एडिशन कराने के बाद भी तो हमें जीरो ही मिलेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम की वैल्यू अगर आपको जीरो दी है तो आप डायरेक्टली उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो बोल सकते हो, क्योंकि जिस रो या जिस कॉलम में जीरोस दिए हैं मैं उसी के अबाउट ओपन कर दूंगा तो अपन को जीरो ही मिल जाएगा डायरेक्टली, है ना। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली किसी एक रो में ही जीरो हो सकते हैं या किसी दो रो में जीरो 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 नहीं हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जीरो कितने भी हो सकते हैं, बट अगर आपको किसी एक रो या किसी कॉलम में अगर आपको जीरो जीरो पूरा दिख गया तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो बोल देनी है। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है जीरो 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 वन जीरो वन माइनस वन जीरो वन, तो इसकी वैल्यू भी जीरो है क्योंकि ये वाला कॉलम जीरो हो गया। ठीक है बच्चों, इस छोटी सी प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट इज जीरो इफ टू रोज और कॉलम्स हैव इक्वल और प्रोपोर्शनल वैल्यूज। ये प्रॉपर्टी बोल रहा था मैं, है ना। उन्होंने क्या बोला है कि दो रो या दो कॉलम की इक्वल वैल्यू, किन्हीं भी दो रोज या किन्हीं भी दो कॉलम्स की वैल्यू अगर आपको इक्वल होगी, मतलब सेम रो, कोई दो सेम रो दिख गई आपको तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। ठीक है, या फिर सेम प्रोपोर्शनल में दिख गई। कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर अब मान लो मैं 1 1 1 1 1 1 3 4 5 दे दूं, ऐसे दे दूं, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछूं तो आप डायरेक्टली जीरो बोल दोगे। क्यों बोल दोगे सर, बोलोगे सर रो 1 और रो 2 तो सेम हो गई, रो 1 और रो 2 क्या हो गई आपकी, सेम हो गई, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो ही निकल के आएगी, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मान लो कोई दो कॉलम बराबर हो गए, कोई दो कॉलम आपको सेम सेम दिख गई, मतलब 2 2 2 3 4 5 2 2 2, तो इसकी वैल्यू भी आप डायरेक्टली जीरो ही बोल देना। क्यों सर, क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 आपकी सेम कॉलम हो गई, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको खोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जीरो बोल देना, है ना। प्रोपोर्शनल क्यों लिखा है, मान लो ऐसे कुछ आ गया 1 2 3 2 4 6 एंड आपका 4 8 12, मान लो बच्चों ऐसे कुछ आ गया। ठीक है, तो आप इसको ओपन करने के बजाय आप प्रॉपर्टी अगर इसमें आप देखोगे ना तो आप बोलोगे सर अगर मैं इस वाले कॉलम में से, कॉलम 3 में से अगर मैं 2 बाहर ले लूं, कॉलम 3 में से अगर मैं 2 बाहर ले लूं, कॉलम 3 में से अगर मैं 2 बाहर ले लूं तो क्या मिलेगा अपन को 1 2 3 2 4 6, 2 बाहर लो कॉलम 3 में से तो 2 4 6, तो 2 बाहर लेते ही आपको दिख गया कि सर कॉलम 2 कॉलम 3 तो आइडेंटिकल हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 0 मतलब 0। बात समझ आई, तो ये 1:4, ए भी 1:4, ए भी 1:4, तो ये प्रोपोर्शनल का मतलब था वहां पे। बात समझ आई, तो यहाँ पे आइडेंटिकल पहली बार में नहीं दिख रही हैं, बट जैसे ही मैंने वो स्केलर बाहर लिया तो आपको कॉलम 2 और कॉलम 3 आपको आइडेंटिकल दिख गई। ठीक है, तो वहां पे आप डायरेक्टली वैल्यू जीरो बोल सकते हो। यहाँ पे आप ओपन करके भी निकालोगे तब भी जीरो ही आएगी, है ना, उसमें कोई शक नहीं करना है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा था इस वाले क्वेश्चन में कि
कि आपको पहला दूसरा कॉलम और पहला कॉलम आइडेंटिकल है, तो मैं यहाँ पे खोलने की बजाय डायरेक्टली ही 0 बोल देता कि सर ये तो m इंटू 0 लिखा हुआ है, मतलब 0 लिखा हुआ है। ठीक है, चलो बढ़िया। आगे देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैन बी इक्वल टू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, है ना। सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर प्रोडक्ट में मैट्रिसेस दिए हैं एंड आपको उसका डिटर्मिनेंट पूछा है, तो आप उन मैट्रिसेस के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करा सकते हो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी कैन बी रिटर्न एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, है ना। आप उनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर ही निकल के आएगा। डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आता है रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कराने पे। ठीक है, अगर मान लो बच्चों आपका कुछ के यहां पे आपका क्या होगा बच्चों, स्केलर होगा। के इज अ स्केलर एंड n is the order of degree, n is order of matrix, n is the order of matrix। ठीक है, तो अगर आपको बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ के पूछा है तो आप उसको बोल दोगे सर वो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स के की पावर n लिखा हुआ है, या के की पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, कैसे सर, अगर मान लो बच्चों कोई एक ए मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये मैंने एक 3x3 की मैट्रिक्स ली। अगर मैं इसमें बच्चों कुछ एक स्केलर मल्टीप्लाई कराऊँ, क्या मल्टीप्लाई कराऊँ, स्केलर मल्टीप्लाई कराऊँ के ए, तो आप के ए को क्या लिखोगे, हमने जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखा था तो उसमें क्या था कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में एक स्केलर का मल्टीप्लाई कराओगे तो वो सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो स्केलर। तो मल्टीप्लाई करा दो, के A11, के A12, के A13, के A21, के A22, के A23, के A31, के A32, के A33, ऐसा आएगा। अब मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए किसका बच्चों, के का डिटर्मिनेंट लिखोगे बच्चों, वो कैसे लिखोगे, के का डिटर्मिनेंट आप कैसे लिखोगे, के का डिटर्मिनेंट आप कैसे लिखोगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट को दो वर्टिकल लाइन में चेंज कर दोगे, वो क्या लिखोगे, के A11, के A12, के A13, के A21, के A22, के A23, के A31, के A32, के A33, ये आपको डिटर्मिनेंट हो गया। तो आप बोलोगे सर के सारे एलिमेंट्स में प्रेजेंट है, तो आप सारी रोज या सारे कॉलम से के बाहर ले लो ना। तो आप एक रो से मान लो आपने के बाहर लिया तो एक के आएगा, फिर दूसरी रो से के बाहर लिया तो एक और के आएगा, फिर तीसरी रो से एक बाहर लिया तो एक और के आएगा। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, के क्यूब टाइम्स A11, मतलब के क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना। यही तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, के क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज के क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स, है ना। तो अगर n बाय n मैट्रिक्स हुई तो वो के की जगह, के क्यूब की जगह के की पावर n आ जाएगा, है ना, क्योंकि n रोज से एक एक के बाहर आएगा, तो वो के की पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अच्छे से याद रखना। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट changes by a minus sign if we exchange two rows or two columns। इसका मतलब है बच्चों कि आप किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम को एक्सचेंज करा दो, स्वैप करा दो, है ना। अब मतलब पहली रो की जगह लेट से मैं R1 R3 को स्वैप करा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, R1 की जगह R3 ले आओगे और R3 की जगह R1 ले आओगे। ऐसा कराने पे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में जो चेंज आएगा बस वो सिर्फ और सिर्फ एक माइनस का चेंज आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं बच्चों। देखो मान लो आपको बच्चों को एक मैट्रिक्स दे रहा हूं मैं,
234512698। आपको मैंने एक मैट्रिक्स दी बच्चों, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 234512698, ये आपका इसका डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। अगर बच्चों इसमें मैं किन्हीं भी दो रोज या किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज करा दूं, है ना, आपस में स्वैप करा दूं, तो जो नया डिटर्मिनेंट निकल के आएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस टाइम्स इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। एक माइनस का अंतर आता है, ठीक है, एक माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है। सपोज मैं रो 1 को रो 3 से एक्सचेंज करा रहा हूं, रो 1 को रो 3 से एक्सचेंज करा रहा हूं, ठीक है, रो 1 को मैं रो 3 से एक्सचेंज करा रहा हूं, रो 1 एंड रो 3 एक्सचेंज। तो बच्चों रो 1 और रो 3 को एक्सचेंज कराने पर लेट से मुझे कुछ डेल्टा डैश मिल रहा है, इसकी वैल्यू डेल्टा मान लो, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मान लो, डेल्टा मान लो। तो बच्चों रो 1 और रो 3 को एक्सचेंज कराने पे मुझे डेल्टा डैश मिल रहा है, डेल्टा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो 1 को रो 3 की जगह, रो 3 को रो 1 की जगह, तो 69851 तो एज इट इज रहेगा, रो 2 तो कुछ छेड़ा नहीं हमने, और 234। तो यहाँ पे देखो बच्चों इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन, डेल्टा डैश की निकालो, 6 टाइम्स रो 1 के अबाउट खोल रहा हूँ, तो 4 माइनस 6 माइनस 9, ये 20 माइनस 4 और प्लस 8 के साथ क्या आएगा 15 माइनस 2, कितना आ रहा है 6 इंटू माइनस 2 माइनस 9 इंटू 16 प्लस 8 टाइम्स इंटू 13, कितना हो रहा है बच्चों माइनस 12 माइनस 16 नंबर 144 प्लस 8 या 24 104 ना, तो ये टोटल कितना हो रहा है आपका 144 प्लस 12 अपना 154 156 माइनस 104 250, तो आपका माइनस 52 आ रहा है, कितना आया माइनस 52। इसका मतलब है इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 52 आनी चाहिए, है ना। तो डेल्टा निकाल लेते हैं एक बार, 2 के साथ देखो क्या आएगा बच्चों 1 इंटू 8 माइनस 18 माइनस 3 के साथ क्या आएगा 40 माइनस 12 प्लस 4 के साथ क्या आएगा 45 माइनस 6, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू माइनस 10 माइनस 3, ये आपका हो जाएगा 10 गया तो 30 और 2 गए तो 28 और प्लस 4 टाइम्स 45 माइनस 6 39 ना, तो कितना हो रहा है बच्चों आपका माइनस 20 माइनस 8 या 24 2 8 या 24 4 3 6 2 8 प्लस 36 30 12 3 15, तो आ रहा है। तो 84 और 20 कितना हो गया अपना 84 एंड 20 इज 94 104, तो 156 में से 104 हटाओ, है ना, 156 में से आप 156 में से आप 10 हटाओगे बच्चों क्या मिलेगा आपको 52 ही तो मिलेगा, 52 ही तो मिलेगा। तो देखो बच्चों इसका आंसर 52 निकल के आया, इसका आंसर माइनस 52 निकल के आया, क्यों, क्योंकि मैंने रो 1 और रो 3 को एक्सचेंज करा दिया था, है ना। आप ऐसे ही किसी भी दो कॉलम को भी आपस में एक्सचेंज करा सकते हो, तो आपको जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो एक नेगेटिव का ही चेंज आएगा, तो एक माइनस टाइम्स हो जाता है बस, ठीक है। तो ये जो लास्ट पॉइंट था बच्चों वो यही था कि आप किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम को एक्सचेंज कराओगे तो आपको एक माइनस साइन का फर्क दिखेगा, माइनस टाइम्स हो जाएगा वो, है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है बच्चों, एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि आपको बड़े बड़े डिटर्मिनेंट जिसमें वैल्यूज बड़ी बड़ी हैं या फिर कुछ डिफिकल्ट सा डिटर्मिनेंट है उसको सिंप्लीफाई करने में बहुत यूज होगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना कि कैसे यूज करते हैं। तो एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है बच्चों, आप किसी भी रो या आप किसी भी कॉलम को अदर रो और अदर कॉलम के फैक्टर्स
को आप ऐड करके या माइनस करके उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो, उसको कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हो, तो अगर आप उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम में दूसरी रो या दूसरे जो बची हुई रोज हैं या जो बची हुई कॉलम्स हैं उनके फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, मान लो कि अगर मैं आपको बोलूं बच्चों एक डेल्टा दूं मैं आपको, अगर मैं आपको एक डेल्टा दूं बच्चों A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, अगर मैं आपको बच्चों ये डेल्टा दिया, मैंने आपको ये डिटरमिनेंट दिया, ठीक है। अब इसमें मैं बच्चों एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ कि मैं R1 को लिख रहा हूँ R1 प्लस R2, R1 प्लस, या फिर ऐसे लिख लो R1 प्लस 3R3। मैं रो 1 को क्या लिख रहा हूँ बच्चों? रो 1 प्लस 3 टाइम्स रो 3। इसका मतलब है आप रो 1 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो कैसे? दूसरी रो के फैक्टर्स को ऐड करके, है ना। दूसरी रो में कुछ एक मल्टीप्लाई कराया हमने और उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करा सकते हो अपनी रो में, है ना, अपनी रो को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो उसमें वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब है आप किसी भी रो को बच्चों कैसे लिख सकते हो? रो 1 को लेट से मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा टाइम्स रो 2 प्लस बीटा टाइम्स रो 3। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, है ना, कि आप रो 1 को कैसे चेंज करा सकते हो। रो 1 को आप लिख सकते हो रो 1 प्लस अल्फा टाइम्स रो 2 प्लस बीटा टाइम्स रो 3। अब अल्फा बीटा कुछ भी हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, -1 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। बस ध्यान रखना कि रो 1 में कुछ मल्टीप्लाई करके उसी को चेंज मत कर देना, ठीक है, ये चीज ध्यान दी जाती है। आप जिस भी रो या जिस भी कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना, तो आपको दूसरी रो मतलब जो बची हुई रो या कॉलम है उनमें कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे बच्चों मैंने रो 1 को क्या लिख दिया? रो 1 प्लस 3 रो 3। तो डेल्टा क्या हो जाएगा बच्चों आपका? डेल्टा क्यों लिख रहा हूं मैं? डेल्टा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस वाली डिटरमिनेंट और इस वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम ही आएंगी, चेंज नहीं होता है। मैं बताता हूं, R1 को लिखो R1 प्लस 3 टाइम्स R3। तो R1 में देखो क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी बच्चों? A11 प्लस 3 टाइम्स A31, ये वाला चेंज हो जाएगा। A12 प्लस 3 टाइम्स A32 एंड A13 प्लस 3 टाइम्स A33, और बाकी दोनों रोज तो एज इट इज रहेंगी, बाकी दोनों रोज तो बच्चों एज इट इज रहेंगी। तो ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट की बच्चों क्या होगी बच्चों? इक्वल होगी, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को डेल्टा डेल्टा लिखा है। इस वाली डिटरमिनेंट और इस वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप खोल के देखना इसको, ठीक है, आप खोल के वेरीफाई कर लेना कि इसकी वैल्यू सर सेम ही आ रही है, आप सही बोल रहे हो, है ना। आप ऐसे ही बच्चों किसी भी कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। लेट्स से मैंने अभी इसमें रो 1 को चेंज कर दिया, है ना, रो 1 को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब मैं इसके बाद मान लो इसमें कुछ चेंज कराना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैं C1 को लिख रहा हूँ बच्चों C1 प्लस C2, C1 को मैं लिखना चाह रहा हूँ C1 प्लस C2। तो अब जो नया डिटरमिनेंट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? C1 को लिखो C1 प्लस C2, तो A11 प्लस 3A31 प्लस A12 प्लस 3A32, ये हो जाएगी आपकी पहला, क्योंकि C1 को मैं चेंज कर रहा हूँ ना, C1 को क्या लिख रहा हूँ? C1 प्लस C2, तो ये इसमें ऐड होके आएगा ना। तो इधर क्या मिलेगा आपको? A21 A22 प्लस A22, और इधर क्या मिलेगा आपको? A31 प्लस A32। बाकी दो कॉलम्स तो एज इट इज रहेंगी, A12 प्लस A32, A12 प्लस 3 टाइम्स A32, फिर आपका A22, फिर आपका A32, और ये कॉलम भी आपके एज इट इज रहेगी A13 प्लस 3 टाइम्स A33, A23, A33। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी सेम ही आएगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम ही आएगी। बात समझ आ रही है? तो मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कराए, पहले रो 1 को चेंज किया रो 1 प्लस 3 टाइम्स रो 3 करके, फिर कॉलम 1 को चेंज किया कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करके। तो ये सारे डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चों सेम ही निकल के आएगी, ठीक है। तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम को आप बची हुई रो या बचे हुए कॉलम के फैक्टर्स को एडिशन और मल्टीप्लाई करके ट्रांसफॉर्म एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू की उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है,
ठीक है बच्चों, आई होप ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी। इसको एक बार अपन क्वेश्चन में यूज करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है बच्चों, इसमें आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये डिटर्मिनेंट में कोई एक्सप्रेशन आएगी है ना, जिसको अपन को 0 के बराबर रखना है, फिर वहां से एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो एक तो है कि आप इसको डायरेक्टली ओपन कर दो, है ना, बट कुछ बड़े बड़े से नंबर दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई होंगे आपस में, है ना, फिर आपको वो थोड़ी सा सिंप्लीफाई करना पड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, अगर हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की, तो क्यों ना इसकी सब्ट्रैक्शन एडिशन करके, सब्ट्रैक्ट या ऐड करके हम क्यों ना इसकी एलिमेंट्स जो अभी ये इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं इनको छोटा कर लें, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैंने क्या बोला था कि अगर जितने ज़्यादा जीरोस प्रेजेंट होंगे ना डिटर्मिनेंट में, उतनी ईजिली वैल्यू निकलेगी। तो हमेशा जब भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो तो ट्राई करो कि छोटा हो रहा है तो छोटा, अगर जीरो ही बना पा रहे हो कुछ एलिमेंट्स को आप, तो जीरो बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं बच्चों तो अपन को जीरो मिलेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी अपन को जीरो मिलेगा, है ना। तो कुछ कुछ करके अपन ने ऐसा इसमें कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसमें पहले क्या कर रहा हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, R1 को लिख रहा हूँ मैं, या फिर R2 को मैं लिख रहा हूँ बच्चों, R2 को मैं लिख रहा हूँ R2 माइनस R3, R2 को मैं लिख रहा हूँ R2 माइनस R3, लिखो R2 को मैं लिख रहा हूँ R2 माइनस R3। तो R1 को तो छेड़ना नहीं है, R1 को तो हमें छेड़ना नहीं है। R2 को लिख रहा हूँ R2 माइनस R3, तो ये 0 हो जाएगा, ये आप 2x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 2x हो जाएगा, और R3 को भी नहीं छोड़ना। बात समझ आई, आपने R2 को चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब मैं एक और ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं बच्चों, मैं R1 को लिख रहा हूं R1 माइनस R3, R1 को मैं लिख रहा हूं R1 माइनस R3, तो क्या आएगा, R1 माइनस R3 करो, क्या आपका 2x हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका माइनस 2x हो गया, फिर आपका 0 2x एज इट इज रहेगा, और R3 आपकी एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ बच्चों ये होती है कि आपको, आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो ना रोज और कॉलम का, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको कोई एक रो या कोई एक कॉलम अनचेंज्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना। आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 3x3 का है तो आप 2 रोज को चेंज कर दो, 2 कॉलम्स को चेंज कर दो, बट एक रो और एक कॉलम को अनचेंज्ड रखो, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, तीनों कॉलम पे, तीनों रोज पे मत लगा दियो, ठीक है। एक रो या एक कॉलम को हमेशा अनचेंज्ड रखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बच्चों R2 को चेंज कर दिया, R1 को चेंज कर दिया, R3 को चेंज नहीं करना है मुझे, ठीक है। अब जो है यही है, अब इसको ओपन कर दो। तो इसको ओपन करना हुआ जितना डिफिकल्ट था ना उससे कम डिफिकल्ट है, बात समझ आ रही है। तो आप इसको ओपन करोगे बच्चों, क्या आएगा, 2x के साथ देखो क्या आएगा, 2x के साथ देखो क्या आएगा, 2x टाइम्स a प्लस एक्स, और आपका माइनस माइनस 2x तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस 2x टाइम्स a माइनस एक्स, ये आपका 2x के साथ आ गया। 0 के साथ देखने की जरूरत है नहीं, माइनस 2x, माइनस 2x के साथ देखो बच्चों क्या आएगा, ये आपका 0 हो गया, माइनस दिस, तो माइनस 2x टाइम्स a माइनस एक्स, ये आएगा। तो ये फाइनल क्या आ रहा है बच्चों, देखो इसमें से देखो मैं 2x तो कॉमन ले रहा हूँ, और 2x बाहर है तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा बच्चों a प्लस एक्स, और आपका प्लस a माइनस एक्स, ये बचा, माइनस 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 ये आपका मल्टीप्लाई होकर प्लस 4x स्क्वायर बना देगा, और क्या बचेगा प्लस 4x स्क्वायर टाइम्स a माइनस एक्स, ऐसा बचा। तो आपका देखो x से x कैंसिल हुआ, 4x स्क्वायर बच्चों कॉमन ले लो, तो इसी चीज़ को मैं क्या ले सकता हूँ 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से कितना बचा 2a, और यहाँ से कितना बचा a माइनस एक्स, है ना। इसको हमें क्या रखना है बच्चों 0 के बराबर रखना है, तो यहाँ से दो वैल्यूज इसको हमें 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, या तो ये चीज़ 0 हो जाए या ये चीज़ 0 हो जाए, है ना। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला बच्चों अपना, कि या तो आपका x 0 हो जाए इसको 0 करने के लिए, या फिर ये चीज़ 0 हो जाए, मतलब आपका
3a माइनस एक्स आपका 0 हो जाए, मतलब x आपका 3a हो जाए। तो दो सॉल्यूशन निकले हैं, या तो आपका x 0 हो जाए या फिर आपका x 3a हो जाए। तो यहाँ पे जो वैल्यूज ऑफ x पूछी थी बच्चों वो क्या हो जाएंगी 0 एंड 3a, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये कितना आसानी से खुल गया। यही अगर आप इसको एज इट इज खोलते ना तो थोड़ी सा डिफिकल्ट पड़ता है ना। तो हमेशा कोई भी बड़ा सा डिटरमिनेंट हो तो उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल होते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से समझ लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ डिटरमिनेंट्स, अगली प्रॉपर्टी है बच्चों स्प्लिटिंग ऑफ डिटरमिनेंट्स। सर स्प्लिटिंग ऑफ डिटरमिनेंट्स का क्या मतलब हुआ, देखते हैं क्या मतलब हुआ। देखो बच्चों, अगर मान लो मैंने आपको कोई एक डेल्टा दिया बच्चों, a1 प्लस a2 b1 a1 प्लस a2 और b1 b2, फिर इधर a3 a4 a5 a6 a7 a8, मान लो ऐसा कुछ दिया, ठीक है। या फिर मैं तो कह रहा हूँ इसमें देखो ऐसे ले लो, a1 प्लस a2 a3 प्लस a4 a5 प्लस a6 और यहाँ पे b1 b2 b3 b4 b5 b6, मान लो ऐसा कोई डिटरमिनेंट दिया बच्चों मैंने आपको, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ डिटरमिनेंट्स का मतलब ये होता है कि जब भी आपकी रोज या कॉलम में जो एलिमेंट हैं बच्चों वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दिए हुए हैं तो आप डिटरमिनेंट को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट कर सकते हो। कैसे सर? ऐसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चों जो कॉलम 1 में जो एलिमेंट्स हैं बच्चों वो आपके क्या बोलते हैं उसको एडिशन में दिए हैं। क्या दिए हैं आपको? एडिशन में दिए हैं। क्या दिए हैं आपको बच्चों? एडिशन में दिए हैं। तो इस वैल्यू की इस डिटरमिनेंट की बच्चों जो वैल्यू होगी ना, ठीक है, इस डिटरमिनेंट की बच्चों जो वैल्यू होगी आप इस डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर सकते हो दो डिटरमिनेंट में। कैसे सर? दो डिटरमिनेंट में हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करना है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो a1 a3 a5 b1 b3 b5 b2 b4 b6, ठीक है। b1 b3 b5 b2 b3 से b6 प्लस a2 a4 a5 b1 b3 b5 b2 b4 b6, ठीक है सर। ये कैसे लिख दिया? ये बच्चों जो एलिमेंट्स अपने एडिशन में दिए थे, ठीक है, उनको हमने दो अलग अलग डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर दिया। हमेशा याद रखना बच्चों जब भी डिटरमिनेंट को स्प्लिट करो ना तो आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम को ही स्प्लिट कर सकते हो, बाकी बची हुई दो रो या दो कॉलम को एज इट इज रखो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं पहले a1 a3 a5 लिख रहा हूं तो इन दो कॉलम्स को एज इट इज रखो। फिर मैंने दूसरा ऐड करके a2 a4 a6 लिखा है तो अब बाकी दो कॉलम को एज इट इज रखो। मान लो यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड होता, एक और एलिमेंट कोई ऐड होता तो मैं उसको एक डिटरमिनेंट में अलग प्लस करके लिखता हूँ, बाकी दो कॉलम को एज इट इज रखता। बात समझ आ रही है? तो इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स को की वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे वही इस डिटरमिनेंट की ओवरऑल वैल्यू निकल के आएगी, है ना। और ये चीज़ आप थोड़ी सी ऑब्जर्व भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं सर ऑब्जर्व? ऐसे कर सकते हो कि अगर मैं बच्चों इस डिटरमिनेंट को ओपन करूंगा ना कॉलम 1 के अबाउट, है ना, कॉलम 1 के अबाउट, जैसे मैं इसको कॉलम 1 के अबाउट ओपन करके बता रहा हूँ। कॉलम 1 के अबाउट ओपन करोगे तो क्या आएगा a1 प्लस a2 टाइम्स क्या आएगा अपने पास b3 b4 b5 b6, क्लियर। फिर आपका माइनस a3 प्लस a4 के साथ क्या आएगा, इसको हटाओ तो b1 b2 b5 b6 आएगा। बहुत सही सर। फिर आपका प्लस a5 a6 के साथ कितना आएगा, a5 a6 के साथ आएगा b1 b2 b3 b4, ठीक है सर, इतना तो समझ आ गया।
कि आपने कॉलम 1 के अबाउट ओपन कर दिया। अब आप इसको ध्यान से देखो बच्चों, क्या मैं इसी चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, इस मल्टीप्लाई करा दो, इस डिटर्मिनेंट को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराऊँ, तो A1 टाइम्स B3 B4 B5 B6 लिख दिया मैंने। क्लियर? यहां से A3 का ले लो, अभी मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं, तो माइनस A3 और A डिटर्मिनेंट इसमें मल्टीप्लाई कराऊं तो B1 B2 और B5 B6 ले लो, और यहां से एक A5 का ले लो, A5 और B1 B2 B3 B4। अब अपने पास बचा क्या होगा वो देखो बच्चों, ये डिटर्मिनेंट जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ A1 के साथ A2 के साथ भी होगा, तो अपने पास क्या बचेगा, दूसरी चीज, एक तो ये चीज बची है ना, एक तो अपने पास ये चीज बची, इतनी चीज, दूसरी चीज देखो क्या बचेगी, A2 का ले लो, A2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, यही रहेगा ना, B3 B4 B5 B6। फिर यहां से माइनस A3 था तो माइनस A4 भी आएगा, एक माइनस A4 के साथ क्या आएगा, B1 B2 B5 B6, और यहां पे बच्चों एक आपका A6 के साथ क्या आएगा, B1 B2 और B3 B4। तो इसी चीज को बच्चों मैंने ऐसे स्प्लिट करके लिख लिया, तो ये जो चीज लिखी है वो ये लिखी हुई है, इसका डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, समझ आ रहा होगा आपको, ये जो लिखा हुआ है बच्चों वो इसका डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, वो ये जो लिखा हुआ है वो इसका डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, ये पूरी इंटायर थिंग, ये पूरी इंटायर थिंग और ये पूरी इंटायर थिंग ये लिखी हुई है और ये चीज ये लिखी हुई है। बात समझ आ रही है क्या बच्चों? ये जो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है इसकी वैल्यू यही तो आएगी ना, अगर मैं कॉलम 1 के अबाउट खोलूं, दिख रहा है क्या, अगर मैं इसको कॉलम 1 के अबाउट खोलूं तो ये आएगा, एज सिंपल, ये 6 था ना यहाँ, तो है ना, ये समझ आए। तो हमेशा जब भी आपको अगर एडिशन में स्प्लिट करना है डिटर्मिनेंट को, तो आप किसी रो के एलिमेंट्स को अलग अलग करते जाओ, बाकी 2 रो या 2 कॉलम को आप एज इट इज रखो, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्प्लिटिंग का। सपोज बच्चों आप कुछ डेल्टा अपन को ऐसे दिया हुआ है, A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2 और यहाँ पे कुछ A3 A4 A5 A6 A7 A8। तो आप बच्चों इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हो, 2 डिटर्मिनेंट के एडिशन में। कैसे? कॉलम 1 को स्प्लिट करके, रो 1 को स्प्लिट करके। अभी हमने कॉलम को स्प्लिट किया था, अब यहाँ पे हम रो को स्प्लिट करेंगे, बाकी बची हुई 2 रो को एज इट इज रखेंगे। तो आप क्या करोगे बच्चों, इसको आप स्प्लिट कर दो, A1 B1, पहले A1 B1 C1 ले लिया, बाकी 2 रो को एज इट इज रखो, बाकी 2 रो को बच्चों एज इट इज रखो। और दूसरा क्या ले लिया आपने, दूसरे कैसे ले लिया, A2 B2 और C2, बाकी 2 रो को एज इट इज रखो। ठीक है, तो आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इन 2 डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू के एडिशन में समेशन में आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, हमेशा याद रखना बच्चों कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर आपको स्प्लिट करना है तो हमेशा किसी एक रो को ही स्प्लिट करते जाओ और बाकी 2 रो या 2 कॉलम को एज इट इज रखो। ठीक है, जब ये चीज़ हो जाए फिर आप इसको फिर से स्प्लिट कर सकते हो, अगर इसमें और प्लस में दिख रही चीज़ें तो आप फिर से इसको 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हो। तो ऐसे करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये थोड़ी सा क्लियर हो गया होगा, प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी सी अप्लाई करोगे क्वेश्चंस में तो और क्लियर होगा। ठीक है, एग्जांपल में अभी अपन इसको अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बच्चों इसकी हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी है, तो आप अगर यहाँ अभी डायरेक्टली ओपन करने जाओगे तो डिफिकल्ट पड़ेगा थोड़ी सा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन वगैरह कराने पड़ जाएंगे, काफ़ी खुलना पड़ जाएगा। बट इसमें अगर आप 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर दो ना तो मज़ा आ जाएगा, जल्दी हो जाएगा। कैसे सर? मैं इसको कॉलम 2 के अबाउट स्प्लिट करूंगा सर, आप बोलोगे है ना, कॉलम 2 को, क्योंकि कॉलम 2 में हमें एडिशन में दिख रहे हैं टर्म, तो मैं उसको समीशन 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के समीशन में स्प्लिट करूंगा। कैसे? 2 में भी कर सकते हो, और फर्दर अगर स्प्लिटिंग हो रही है तो 3 4 कितने भी निकल सकते हैं, बट यहाँ पे तो 2 ही हैं तो 2 ही दिखेंगे, है ना, 2 टर्म्स भी एडिशन। तो कैसे? बोले सर पहले कॉलम और तीसरे कॉलम को एज इट इज रखना, दूसरा कॉलम है ना उसको स्प्लिट करते हैं। कैसे? इसी डिटर्मिनेंट को अपन कैसे स्प्लिट कर सकते हैं बच्चों, A B C एज इट इज रखो, X Y Z एज इट इज रखो। पहले यहाँ पे ले लो MA MB MC,
पहला डिटर्मिनेंट। दूसरा डिटर्मिनेंट क्या निकल के आएगा बच्चों, ए बी सी को एज इट इज रखो, ए बी सी को एज इट इज रखो, एक्स वाई जेड को एज इट इज रखो। दूसरा क्या निकल के आएगा, ये एन एक्स एन वाई एन जेड। हुआ क्या क्लियर? तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो इस डिटर्मिनेंट की होगी। अब देखिएगा कि सर आप इसमें से m कॉमन ले लो, तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं m टाइम्स ए बी सी एक्स वाई जेड, और फिर बोलो कि सर इसमें से n कॉमन ले लो, तो n टाइम्स ए बी सी एक्स वाई जेड। फिर आप बोलोगे सर इसमें तो ये दोनों कॉलम सेम हो गए, इसमें ये दोनों कॉलम सेम हो गए, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 0, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 0। कितने जल्दी आ गया? तो फाइनल आंसर इज डी, ऑप्शन डी। अगर आप इसको खोलने बैठते, पूरा पूरा ओपन, सीधा ओपन करने बैठते, तो इससे तो ज़्यादा टाइम लगता, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट है उसका यूज करके बच्चों हमने इसको दो डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट किया, फिर दोनों डिटर्मिनेंट की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल ली, तो वो 0 0 निकल गई, तो 0 प्लस 0 विल बी 0। तो कितनी ईजिली हो गया, है ना। चलो बढ़िया है, आगे देखते हैं। ये कुछ इंपोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है बच्चों जो कि आपको याद ही रखना है, ठीक है। बहुत ही यूज होते हैं, बहुत ही, ठीक है, बहुत ही कॉमन है। मतलब बड़े बड़े डिटर्मिनेंट्स को आप जब सिंप्लीफाई करोगे ना, तो इन्हीं डिटर्मिनेंट्स में सिंप्लीफाई करने का ट्राई करोगे कि स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स बन जाएं जिससे मैं आंसर जल्दी लिख दूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही यूज होते हैं, इनको आप अच्छे से याद रखना बच्चों, ठीक है। याद रख लो, इनको रट लेना एकदम। 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर, 1z जेड स्क्वायर इज x माइनस 5 y माइनस z माइनस x, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड में लिखा हुआ है, ए बी सी, नेमिंग कुछ भी हो सकती है, बट फॉर्म यही होना चाहिए, टाइप यही होना चाहिए। 1a स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर, 1c सी स्क्वायर, 1p पी स्क्वायर, 1q क्यू स्क्वायर, 1r आर स्क्वायर। तो नेमिंग तो कुछ भी हो सकती है, बट फॉर्म यही होना चाहिए, इस तरीके का दिखना चाहिए। 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर, 1z जेड स्क्वायर। तो उस वैल्यू, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस एक्स। आई होप क्लियर होगा। यहाँ पे भी 1x एक्स क्यूब, 1y वाई क्यूब, 1z जेड क्यूब इज x माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस एक्स टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये बहुत इजीली आ जाएगा, आप इसको ओपन करोगे इसमें पहुंच जाओगे, है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसको बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसको याद ही रख लो सीधा, ठीक है। फिर 1a स्क्वायर, 1x स्क्वायर एक्स क्यूब, 1y स्क्वायर वाई क्यूब, 1z स्क्वायर जेड क्यूब इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स टाइम्स एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड। तो आप इनको थोड़ी सा रिलेट करके याद कर सकते हो कि इसमें ये आता है, इसमें ये आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं। ये तीनों डिटर्मिनेंट हो गए बच्चों, और एक साइक्लिक डिटर्मिनेंट, इसको बोलते हैं साइक्लिक डिटर्मिनेंट, ठीक है। साइक्लिक क्यों बोलते हैं सर, देखो ए बी सी ए सी ए बी, तो साइक्लिक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक डिटर्मिनेंट। तो ए बी सी ए सी ए बी की सी ए बी, इसके तीन फॉर्म्स में डिटर्मिनेंट याद रखने ही हैं आपको, ठीक है। ये तीनों फॉर्म बहुत ही यूज होते हैं, ठीक है। इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लो बच्चों। एक तो आप इसको लिख लो माइनस टाइम्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3ab लिख सकते हो, या माइनस टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिख सकते हो, या माइनस हाफ टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये तीनों सेम ही चीज़ लिखी हुई हैं, बस थोड़ी सा मैनिपुलेट करके लिखा हुआ है। तो इस डिटर्मिनेंट की तीन वैल्यूज, तीन फॉर्म में वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये तीनों फॉर्म में, ठीक है, और बहुत ही यूज होती है, ठीक है बच्चों। तो इनको याद ही रखना है डायरेक्टली। अब कुछ करते हैं सॉल्व, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें देखते हैं कि कैसे ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट आपके अप्लाई होंगे, ठीक है। हम कैसे उसमें स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट आपके यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों अपन क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि सर क्यों ना इसको स्प्लिट कर लिया जाए सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आप इसको दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करो, के ए के बी के सी के स्क्वायर और 1 1 1 को एज इट इज रखो। दूसरा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा बच्चों, के ए के बी के सी, तो आप एज इट इज रखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आएगा सर इसमें से तो के स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें से के बाहर ले लो, तो इसमें से के बाहर लो, इसमें से के स्क्वायर बाहर लो, तो टोटल के क्यू बाहर आ जाएगा। यहाँ पे ए बी सी बचेगा, यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, यहाँ पे 1 1 1 है, प्लस इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ बोलोगे सर इसमें से के बाहर ले लो, तो के टाइम्स ए बी सी
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 ऐसे कुछ आ गया। तो बच्चों यहाँ पे देखोगे तो ये दो कॉलम तो सेम हो गई, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, है ना। मतलब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू होगी। अब इसकी वैल्यू आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखेंगे सर कुछ 1a स्क्वायर 1b बी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर टाइप्स फॉर्म तो कुछ दिख रहा है। तो आपको याद आएगा कि सर इस टाइप का कुछ फॉर्म दिख रहा है, बट अभी एग्जैक्टली नहीं है वो, है ना इसमें, क्योंकि 1x एक्स स्क्वायर 1y वाई स्क्वायर 1z जेड स्क्वायर है, इस टाइप का कुछ है, ठीक है। बट अभी सर एग्जैक्टली तो नहीं है, तो एग्जैक्टली कैसे लाएं सर, है ना, एग्जैक्टली कैसे लाएं सर इसको। तो एग्जैक्टली लाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें आप पहले एक रो एक कॉलम 1 कॉलम 3 को इंटरचेंज कराओ। कॉलम 1 कॉलम 3 को आप क्या कराओगे, इंटरचेंज कराओगे, तो एक माइनस बाहर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरचेंज कराने पे एक माइनस टाइम्स हो जाता है ना। तो जैसे ही मैं कॉलम 1 कॉलम 3 को इंटरचेंज कराऊंगा तो एक माइनस बाहर लगा दूंगा, और क्या आ जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा, और आपका ए बी सी, ठीक है। ये हो गया आपको जब मैं आपने कॉलम 1 और कॉलम 3 इंटरचेंज कराए। अब मैं बोल रहा हूँ कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इंटरचेंज करा दो, तो फिर से एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा के टाइम्स 1 1 1, तो एज इट इज रखो। कॉलम 2 कॉलम 3 को इंटरचेंज कराओ तो ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हमने इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर उस फॉर्म से कंपैरिजन कराना है तो आप इसमें क्या करो बच्चों, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करा दो, मतलब इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज लेने पे डिटर्मिनेंट में तो कोई चेंज नहीं आता है, ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वही ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होता है, प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने। तो अगर इसमें मैं रोज और कॉलम इंटरचेंज करा दूं बच्चों, तो आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, के टाइम्स देखो क्या आ रहा है 1 1 1 ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर सी सी स्क्वायर। अब दिख रहा होगा कि सर अब उस वाले फॉर्म से कंपैरिजन करा दोगे तो आप इसका आंसर सीधा क्या लिख दोगे बच्चों, के तो एज इट इज रहेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों इसका, के टाइम्स ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है क्या, ठीक है। तो आई होप बच्चों आज की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको।